नमस्कार दोस्तों, वक्फ कानून में प्रस्तावित बदलावों से क्या क्या बदल जाएगा। वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले ही बिल की आलोचना शुरू हो गई थी। ये कहा जा रहा है कि इस संशोधन के जरिए दान और परोपकार जैसी अवधारणाओं को कमजोर करने और अतिक्रमण करने वालों को संपत्ति का मालिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वक्फ कानून का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया गया है। जानकारों का मानना है कि प्रस्तावित संशोधन इस कानून के नाम से मेल नहीं खाते। सरकार ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक बृहस्पतिवार को लोकसभा में पेश किया, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास भेजने की अनुशंसा की गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया और विभिन्न दलों की मांग के अनुसार विधेयक को संसद की संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, मैं सभी दलों के नेताओं से बात करके संयुक्त संसदीय समिति का गठन करूंगा। विपक्षी नेताओं ने विधेयक का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह संविधान, संघवाद और अल्पसंख्यकों पर हमला है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दो प्रमुख घटक दल यानी एनडीए के दो प्रमुख घटक दल जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी ने विधेयक का समर्थन किया। हालांकि टीडीपी के नेता ने इसे संसदीय समिति के पास भेजने की पैरवी की। विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विधेयक में किसी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है तथा संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित संशोधन विधेयक की कॉपी भी सभी सांसदों को बांट दी गई थी। सरकार का दावा है कि ये संशोधन कानून में मौजूद खामियों को दूर करने और वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है। वक्फ में ये रुचि इसके तहत आने वाली बड़ी संपत्तियों की ओर इशारा करती है। वक्फ की 8.72 लाख संपत्तियां और 3.56 लाख जायदादें यानी कि जायदाद अलग से यानी कुल मिलाकर इसे 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय रेलवे के बाद अगर सबसे अधिक संपत्तियां किसी का अधीन है तो वह है वक्फ बोर्ड। इन तीनों के पास ही देश में सबसे अधिक जमीनों का मालिकाना हक है। पिछले 2 सालों में देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में वक्फ से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसके बाद इस कानून में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। अदालत में दी गई अर्जियों में वक्फ कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जैन, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों समेत दूसरे धर्मों में ऐसे कानून लागू नहीं होते। धार्मिक आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं रह सकता। भारत ऐसा राष्ट्र नहीं हो सकता जहां 2 कानून हो, जहां एक देश और संपत्ति के लिए एक कानून हो। अदालतों में दायर 120 याचिकाओं में से तो तकरीबन 15 मुसलमानों की ओर से भी दायर की गई है। दान और परोपकार वाले काम कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। कुछ मुस्लिम राजनीतिक विश्लेषक संशोधन को प्रमुख जमीनों पर सरकारी कब्जे की कोशिश के तौर पर देखते हैं। वह कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक यानी कि हिंदू वोट बैंक को खुश करने के लिए है। हाँ, मौजूद वक्फ कानून में कुछ कमियां हैं और वक्फ बोर्ड से जुड़ी कई इकाइयों में भ्रष्टाचार की बात को खारिज नहीं किया जा सकता। इसका प्रबंधन भी ठीक से नहीं हो रहा है। वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित 44 संशोधनों से पहले ही कई छोटे शहरों, कस्बों, खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों में वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन देखे जा चुके हैं। वक्फ वह होता है जो कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद का परोपकार के मकसद से दान करता है। संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के अनुसार वक्फ को ऐसा कोई भी व्यक्ति संपत्ति दान दे सकता है जो कम से कम 5 सालों से इस्लाम का पालन करता हो और जिसका संबंधित जमीन पर मालिकाना हक हो। प्रस्तावित संशोधन के तहत अतिरिक्त कमिश्नर के पास मौजूद वक्फ की जमीन का सर्वे करने के अधिकार को वापस ले लिया गया और उनकी बजाय ये जिम्मेदारी अब जिला कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य स्तर पर वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुसलमान प्रतिनिधि रखने का प्रावधान किया गया है। नए संशोधनों के तहत
बोहरा, आगा खानी समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना की भी बात कही गई है। बोहरा और आगा खानी समुदायों का इतिहास इस्लामी इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खासकर शिया इस्लाम के भीतर। दोनों समुदाय इस्लाम की शिया शाखा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनके इतिहास, धार्मिक नेतृत्व और परंपराओं में विभिन्नता है। बोहरा समुदाय की अगर बात करें तो बोहरा समुदाय मुख्य रूप से शिया इस्लामी धर्म का हिस्सा है। बोहरा शब्द की उत्पत्ति गुजराती शब्द बोहोरवू से हुई है, जिसका के अर्थ होता है व्यापार करना। इस समुदाय की उत्पत्ति मिस्र में फातिमी खिलाफत के दौर में हुई थी, जो इस्लामी शिया मुसलमानों का एक शक्तिशाली साम्राज्य था। फातिमी खिलाफत की समाप्ति के बाद इस्लामी समुदाय भारत और यमन में फैल गया। बोहरा समुदाय में भी दो प्रमुख उप समुदाय हैं, दाऊदी बोहरा और सुलेमानी बोहरा। दाऊदी बोहरा यह समुदाय मोहम्मद बुरहानुद्दीन के नेतृत्व में था, जो कि साल 1915 से 2014 तक रहा, और वर्तमान में उनके बेटे सैयदना मुफद्दल सफुद्दीन के 53वें दाई हैं। दाई बोहरा समुदाय के आध्यात्मिक और धार्मिक नेता होते हैं और उनके प्रति वफादारी को समुदाय के सदस्यों के लिए एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। दाऊदी बोहरा समुदाय मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में केंद्रित है, तो वहीं सुलेमानी बोहरा यह समुदाय मुख्य रूप से यमन में पाया जाता है और इसका नेतृत्व अलग अलग धार्मिक नेताओं द्वारा किया जाता है। बोहरा समुदाय की धार्मिक आस्थाएं और परंपराएं इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन यह समुदाय अपनी व्यापारिक प्रवृत्ति और अनुशासित जीवन शैली के लिए भी जाना जाता है। तो वहीं आगा खानी समुदाय की बात करें तो आगा खानी समुदाय भी इस्लामी शिया समुदाय का एक उप समुदाय है। यह समुदाय इमामत पर आधारित है और इसके इमाम को आगा खान कहा जाता है। वर्तमान इमाम प्रिंस करीम आगा खान फोर्थ यानी 1957 से इस समुदाय के आध्यात्मिक नेता हैं। आगा खानी समुदाय की धार्मिक शिक्षाएं इस्लामी शिया सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन यह समुदाय आधुनिकीकरण, शिक्षा और सामाजिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। आगा खानी समुदाय की उत्पत्ति भी फातिमी खिलाफत से जुड़ी हुई है और इसके सदस्य मुख्य रूप से दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी देशों में रहते हैं। आगा खानी समुदाय ने वैश्विक स्तर पर शैक्षिक, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके लिए आगा खान विकास नेटवर्क यानी कि AKDN के माध्यम से कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। समानताएं और भिन्नताएं की अगर बात करें तो अगर इन दोनों समुदायों में समानताएं की बात करें तो दोनों समुदाय शिया इस्लाम की इस्माइली शाखा से जुड़े हुए हैं और इनके धार्मिक नेता को इमाम माना जाता है। तो वहीं अगर इन दोनों समुदायों में भिन्नताएं की बात करें तो यानी कि इसमें क्या भिन्नता है, तो दाऊदी बोहरा और आगा खानी समुदाय के धार्मिक नेतृत्व और धार्मिक शिक्षाओं में भिन्नता है। आगा खानी इमाम को दुनिया भर में एक उच्च आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेता माना जाता है, जबकि बोहरा समुदाय को धार्मिक नेता दाई के प्रति वफादारी रखता है। इन समुदायों का इतिहास इस्लामी दुनिया के व्यापक इतिहास के साथ कई गहराई से जुड़ा हुआ है और इनके अनुयायियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहचान का स्रोत है। यही कारण रहा कि इन समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना की बात कही गई है। वक्फ का पंजीकरण सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस के जरिए होगा। इस पोर्टल के जरिए मुतवल्ली यानी कि वक्फ संपत्ति की देखरेख करने वालों को खातों की जानकारी देनी होगी। इसी के साथ सालाना 5,000 रुपए से कम आय वाली संपत्ति के लिए मुतवल्ली की ओर से वक्फ बोर्ड को दी जाने वाली राशि को भी 7% से घटाकर 5% कर दी गई है। किसी संपत्ति के वक्फ के तहत आने या ना आने का फैसला लेने का वक्फ बोर्ड का अधिकार वापस ले लिया गया है। नए प्रस्ताव के अनुसार मौजूद 3 सदस्यों वाली वक्फ ट्रिब्यूनल को भी 2 सदस्यों तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन इस ट्रिब्यूनल के फैसलों को अंतिम नहीं माना जाएगा और 90 दिन के भीतर ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। नए विधेयक में सीमा अधिनियम को लागू करने वाली अनिवार्यता को हटाने का प्रावधान है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों का 12 साल से वक्फ की जमीन पर अतिक्रमण करके कब्जा किया हुआ है, वे इस संशोधन के आधार पर मालिकाना हक ले सकते हैं, यानी कि वो आगे से चलकर उस जमीन का मालिक बन जाएंगे। वक्फ एक्ट 1995 में के रहमान खान की अगुवाई वाली समिति की सिफारिशों के आधार पर साल 2013 में बड़े बदलाव हुए थे। उस समय इस पर संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC और फिर राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी ने विचार विमर्श किया। संयोगवश जिसकी अगुवाई एक BJP नेता ही कर रहे थे। वक्फ बोर्ड की कार्यशैली को साफ सुथरा बनाने के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ ही कई वकीलों की राय भी एक समान है। बुनियादी तौर पर कुछ धाराओं को जोड़ने
और वक्फ बोर्ड के भ्रष्ट सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के अलावा मौजूदा कानून में किसी भी बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन वक्फ अधिनियम की वैधता को अदालतों में चुनौती देने वाले 119 याचिकाकर्ताओं ने भी इस कानून की खामियों को रेखांकित किया है। जैसे कि एक व्यक्ति राजस्थान के बूंदी में रहने वाले ने कोर्ट का दरवाजा इसलिए खटखटाया क्योंकि फकीर समुदाय की 90 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले ली। उन्होंने कहा कि राजस्थान, कोटा और बारन जिलों में रहने वाले उनके समुदाय के कुछ और लोगों ने भी इसी तरह की याचिकाएं अदालत में दी है। वह कहते हैं, हम मध्य प्रदेश में एक मुजावर सेना के बारे में भी जानते हैं जो वक्फ बोर्ड के ऐसे ही कामों से परेशान है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि हमने हाई कोर्ट में अपनी याचिकाओं में ये कहा है कि धर्मार्थ ट्रस्टों और ट्रस्टियों के लिए समान कानून की जरूरत है। इसकी बजाय केंद्र और राज्य ने मनमाने ढंग से धर्म आधारित वक्फ अधिनियम बनाया है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। उनकी याचिका वकील ने कहा, सरकार मंदिरों से 1 लाख करोड़ रुपए पाती है लेकिन किसी दरगाह या मस्जिद से कुछ भी नहीं, जबकि वह वक्फ के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन देती है। हमने याचिका में यह भी मांग की है कि सभी धार्मिक संपत्तियों पर फैसला सिविल कानून से हो, न कि वक्फ ट्रिब्यूनल के जरिए। सबसे पहले तो प्रस्तावित संशोधनों ने वक्फ की संपत्ति के पंजीकरण के लिए एक बोझिल प्रक्रिया बनाई है। सारी ताकत कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर के हाथों में दे दी गई है जो पहले से ही कई जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे हैं, ऐसा ही उनका कहना था। राज्यसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे एक इस्लामिक स्कॉलर ने कहा, बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 पद गैर मुसलमानों के लिए आरक्षित करना ठीक है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि मुसलमानों को हिंदू मंदिरों के बोर्ड में भी ऐसा ही आरक्षण मिलेगा? सबसे बुरा पहलू तो वक्फ अधिनियम से लिमिटेशन एक्ट यानी कि सीमा अधिनियम के प्रावधानों को गायब करना है। उन्होंने कहा, इन प्रावधानों को अगर कानून बना दिया गया तो वक्फ की संपत्तियों में भारी कमी आएगी, क्योंकि 99% वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा है। देश के कई हिस्सों में वक्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण करने वाले, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में अवैध रूप से कब्जाई गई हजारों एकड़ संपत्तियों के मालिक बन जाएंगे। पुणे के एक सेवानिवृत्त चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर और अब एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से रियल एस्टेट उद्योग और यहाँ तक कि ऐसी जमीनों पर कब्जा करने वाले बहुत से बड़े कारोबारियों को फायदा होगा। ऐसा लगता है कि इन संशोधनों के पीछे एकमात्र मकसद ही यही है। लेकिन कुछ इस्लामिक स्कॉलर नए संशोधनों के कुछ सकारात्मक पहलू गिनाते हुए कहते हैं, मुझे खुशी है कि उन्होंने यानी कि केंद्र सरकार ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल और बोर्ड पर मुस्लिम समुदायों, सांसदों और विधायकों के एकाधिकार को तोड़ दिया है। वे एकाधिकारवादी बन गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया और आम लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। इन बोर्डों में भ्रष्टाचार भी बहुत था। कुल मिलाकर अगर संसद की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बदलती है तो वक्फ की संपत्ति को काफी नुकसान होना तय है। कुछ इस्लामिक स्कॉलर वक्फ की एक ऐसी संपत्ति का उदाहरण देते हैं जिसे अगर ठीक से विकसित किया जाए तो न केवल कई दुकानें बन सकती है बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। वह कहते हैं, जब आपके पास दुकानें होती हैं तो ऐसे में व्यवसाय सभी समुदाय के लोगों को काम करने के अलावा सरकार को टैक्स भी देते हैं। इस बीच ऑल इंडिया सजदा नशीन एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने उनके प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि सरकार अलग दरगाह बोर्ड बनाने के एसोसिएशन के सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी। ये हमारी लंबे समय से मांग रही है। दरगाहें वक्फ संपत्ति की बड़ी स्टेक होल्डर हैं। हमें उम्मीद है कि नए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सरकार दरगाह को भी इसमें शामिल करेगी। इस बिल को लेकर जब बहुत बहस हुई तो किरेन रिजिजू ने कहा कि हम प्रस्ताव करते हैं कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए। इस पर स्पीकर ने कहा, हाँ, जल्द ही कमेटी बनाऊंगा। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर डिवीजन की मांग की। स्पीकर ने कहा कि इस पर डिवीजन कैसे बनता है। ओवैसी ने कहा कि हम तो शुरू से डिवीजन की मांग कर रहे हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि हम भागने वाले नहीं हैं। उन्होंने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस बिल को यहां से पास कर दीजिए, इसके बाद इसमें जो भी स्क्रूटनी करनी है हम तैयार हैं। ये बिल बनाकर आप जेपीसी को भेज दीजिए, हर दल के सदस्य उस कमेटी में हो, जो भी स्क्रूटनी करना चाहें हम तैयार हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।